नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज सुनिए सादात हसन मंटो की लिखी कहानी आम। खजाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी हैं। चुनाचे वो सब उसकी इज्जत करते थे। हर महीने पेंशन के कागज भरने और रुपया लेने के लिए जो वो खजाने में आता, तो इसका काम इसी वजह से जल्द कर दिया जाता था। 50 रुपया उसको अपनी 30 साला खिदमात के एवज हर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। हर महीने 10-10 के 5 नोट वो अपने खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से पकड़ता और अपने पुराने वज़ा के लंबे कोट की अंदरूनी जेब में रख लेता। चश्मे में खजानची की तरफ तशक्कुर भरी नज़रों से देखता और ये कहकर अब जिंदगी हुई तो अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर होऊंगा, बड़े साहब के कमरे की तरफ चला जाता। 8 बरस से इसका यही दस्तूर था। खजाने के करीब करीब हर क्लर्क को मालूम था कि मुंशी करीम बख्श, जो मदानिबात एक खफीफा की कचहरी में कभी मुहाफिज ए दफ्तर हुआ करता था, बेहद वज़ादार, शरीफ उत्तबा और हनीन आदमी है। मुंशी करीम बख्श वाकई इन सिफात का मालिक था। कचहरी में अपनी तवील मुलाजमत के दौरान में ऑफिसरान बाला ने हमेशा उसकी तारीफ की है। बाज़ मुंसिफों को तो मुंशी करीम बख्श से मोहब्बत हो गई थी। उसके खलूस का हर शख्स कायम था। इस वक्त मुंशी करीम बख्श की उम्र 65 से कुछ ऊपर थी। बुढ़ापे में आदमी उमूमन कमगो और हलीर हो जाता है, मगर वो जवानी में भी ऐसी ही तबीयत का मालिक था। दूसरों की खिदमत करने का शौक इस उम्र में भी वैसे का वैसे ही कायम था। खजाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श के एक मुरब्बी और मेहरबान जिसका लड़का था। जज साहब की वफात पर उसे बहुत सदमा हुआ था। अब वो हर महीने उनके लड़के को सलाम करने की गरज से जरूर मिलता था। इस से बहुत तस्कीन होती थी। मुंशी करीम बख्श उन्हें छोटे जज साहब कहा करता था। पेंशन की 50 रुपये जेब में डालकर वो बरामदा तय करता और चौक लगे कमरे के पास जाकर अपनी आमद की इत्तला कराता। छोटे जज साहब उसको ज्यादा देर तक बाहर खड़ा न रखते, फौरन अंदर बुला लेते और सबका अनछोड़ कर उससे बातें शुरू कर देते। तशरीफ रखिए मुंशी साहब, फरमाइए मिजाज कैसा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी दुआ से बड़े मजे में गुजर रही है। मेरे लायक कोई खिदमत? आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। खिदमत गुजारी तो बंदे का काम है, आपकी बड़ी नवाजिश है। इस किस्म की रस्मी गुफ्तगू के बाद मुंशी करीम जज साहब की मेहरबानियों का जिक्र छेड़ देते। उनके बुलंद किरदार की वजाहत बड़े फिदवियाना अंदाज में करते और बार बार कहती, अन्ना बख्शे मरहूम फरिश्ता खसलन इंसान थे, खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मुंशी करीम बख्श के लहजे में शामन वगैरह की जर्रा बहुत मिलावट नहीं होती थी। वो जो कुछ है मैं महसूस करके कहता था। इसके मुतलिक जज साहब के लड़के को, जो अब खजाने के बड़े अफसर थे, अच्छी तरह मालूम था। यही वजह है कि वो उसको इज्जत के साथ अपने पास बिठाते और देर तक इधर उधर की बातें करते रहते थे। हर महीने दूसरी बातों के अलावा मुंशी करीम बख्श के आम के दावों का जिक्र भी आता था। मौसम आने पर जज साहब के लड़के की कोठी पर आमों का इन टुकड़ा पहुंच जाता था। मुंशी करीम बख्श को खुश करने के लिए वो हर महीने उसको याद दहानी करा देते थे। मुंशी साहब देखें, इस मौसम पर आमों का टुकड़ा भेजना न भूलिएगा।
पिछली बार आपने जो आम भेजे थे उसमें तो सिर्फ 2 ही मेरे हिस्से में आए थे। कभी ये 3 हो जाते थे और कभी कभी 4 और कभी सिर्फ 1 ही रह जाता था। मुंशी करीम बख्श ये सुनकर बहुत खुश होता। हुजूर, ऐसा कभी हो सकता है जो ही फसल तैयार हुई मैं फौरन ही आपकी खिदमत में टोकरा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। 2 कहिए तो हाजिर कर दूं। ये बात किसके है? आप ही के तो हैं। कभी कभी छोटे जज साहब पोशिया रहते थे। मौलवी जी, आपके बाप कहाँ हैं? दुनिया नगर में हुजूर। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 है। इसमें से एक तो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है जो इन दोनों का इंतजाम वगैरह कर पाए। मई की पेंशन लेने के लिए मुंशी करीम बख्श जून की 2 तारीख को खजाने गया। 10-10 के 5 नोट अपने खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से कोट की अंदरूनी जेब में रखकर इसने छोटे साहब के कमरे का रुख किया। हसब मामूल इन दोनों में वही रस्मी बातें हुई। आखिर में आमों का जिक्र भी आया जिस पर मुंशी करीम बख्श ने कहा, दुनिया नगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर जीप नहीं आया। जो ही जीप आ गया और फसे बक्का तैयार हो गई, मैं फौरन पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। छोटे जज साहब, इस दफा ऐसे तोहफा आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई और शहद के घूंट न हुए तो मेरा जिम्मा। मैंने लिख दिया है कि छोटे जज साहब के लिए 1 टोकरा खास तौर पर भिजवा दिया जाए और सवारी गाड़ी से भेजा जाए ताकि जल्दी और एहतियात से पहुंचे। 10-15 रोज आपको और इंतजार करना पड़ेगा। छोटे जज साहब ने शुक्रिया अदा किया। मुंशी करीम बख्श ने अपनी छतरी उठाई और खुश खुश घर वापस आ गया। घर में उसकी बीवी और बड़ी लड़की थी। देहाते दूसरे साल जिस पर खाविंद मर गया था। मुंशी करीम बख्श की और कोई औलाद नहीं थी, मगर उस मुख्तसर से तनबे के बावजूद 50 रुपयों में इसका गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। इसी तंगी के बायस उसकी बीवी ने किए तमाम जेवर इन 8 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता बिक गए थे। मुंशी करीम बख्श फजूल खर्ची नहीं था। उसकी बीवी और वो बड़े किफायत शियार थे, मगर इस किफायत शियारी के बावजूद तनख्वाह में से 1 पैसा भी उनके पास न बचता था। उसकी वजह यह थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मुशर्रत महसूस करता था। उन चंद खास आदमियों की खिदमत गुजारी में जिनमें से उसे दिली अकीदत थी। इन खास आदमियों में से एक तो जज साहब के लड़के थे, दूसरे एक और अफसर थे जो रिटायर होकर अपनी जिंदगी का बकाया हिस्सा एक बहुत बड़ी कोठी में गुजार रहे थे। उनसे मुंशी करीम बख्श की मुलाकात हर रोज सुबह सवेरे कंपनी बाग में होती थी। बाग की सैर के दौरान में मुंशी करीम बख्श उनसे हर रोज पिछले दिन की खबर सुनता था। कभी कभी जब वो बीते हुए दिनों के तार छेड़ देता तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना शुरू कर देते थे कि किस तरह उन्होंने नायल पल के जंगली इलाके में एक खूंखार कातिल को पिस्टल और खंजर दिखाए बगैर गिरफ्तार किया और किस तरह उनके रोप से एक डाकू सारा माल छोड़कर मार दिया। कभी कभी मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का भी जिक्र आ जाता। मुंशी साहब, कहिए आपकी दफा पसंद कैसी रहेगी? फिर चलते चलते डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब ये भी कहते, पिछले साल आपने जो आम भिजवाए थे बहुत ही अच्छे थे, बेहद लजीज थे। इंशाअल्लाह खुदा के हुक्म से अब की दफा भी ऐसे ही आम हाजिर करूंगा। एक ही बूटे के होंगे, वैसे ही लजीज, बल्कि पहले से कुछ बढ़ चढ़कर ही होंगे। वह आदमी को भी मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर 1-2 ग्राम भेजता था। कोठी में
टोकरा नौकरों के हवाले करके जब वो डिप्टी साहब से मिलता और वो इसका शुक्रिया अदा करते तो मुंशी करीम बख्श निहायत इनकिसारी से काम लेते हुए कहता, डिप्टी साहब आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं? अपनी बात है, अगर एक टोकरा यहाँ ले आया तो क्या हो गया? बाजार से आप एक छोड़ते टोकरे मंगवा सकते हैं। ये आम चूंकि अपने बाप के हैं और बाद में सिर्फ एक बूटा है जिसके सब दाने गुलाबट खुशबू और मिठास में एक जैसे हैं, इसलिए ये चंद तोहफे के तौर पर ले आया। आम देने के बाद जब वो कोठी से बाहर निकलता तो उसके चेहरे पर टिमटिमाहट होती। एक अजीब किस्म की रूहानी तस्कीन उसे महसूस होती थी जो कई दिनों तक उसको मसरूर रखती थी। मुंशी करीम बख्श एक हरे जिस्म का आदमी था। बुढ़ापे ने उसके बदन को ढीला कर दिया था, मगर यह ढीलापन बदसूरत मालूम नहीं होता था। उसके पतले पतले हाथों की फूली हुई रदें, सर का खफीफ सा इत्लास और चेहरे की गहरी लकीरें उसकी मदानत और संजीदगी में इजाफा करती थी। ऐसा मालूम होता था कि बुढ़ापे ने उसको निखार दिया है। कपड़े भी वो साफ सुथरे पहनता था जिससे ये निखार उभर आता था। उसके चेहरे का रंग सफेदी माइल जर्द था। पतले पतले होंठ जो दांत निकल जाने के बाद अंदर की तरफ सिमटे रहते थे, हल्के सख्त थे। खून की इस कमी के बायस उसके चेहरे पर ऐसी सफाई पैदा हो गई थी जो अच्छी तरह मुंह धोने के बाद थोड़ी देर तक कान रहा करती थी। वो कमजोर जरूर था, 65 बरस की उम्र में कौन कमजोर नहीं हो जाता, मगर इस कमजोरी के बावजूद उसमें कई मील पैदल चलने की हिम्मत थी। खास तौर पर जब आमों का मौसम आता तो वो डिप्टी साहब और छोटे जज साहब को आमों के टोकरे भेजने के लिए इतनी दाम थूक करता था कि 20-25 बरस के जवान आदमी भी क्या करेंगे। बड़े एहतिमाम से टोकरे खोले जाते थे, इनका घास फूस अलग किया जाता था, दागी या गले सड़े दाने अलग किए जाते थे और साफ सुथरे आम नए टोकरों में गिनकर डाले जाते थे। मुंशी करीम बख्श एक बार फिर इत्मीनान करने की खातिर उनको गिन लेता था ताकि बाद में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। आम निकालते और टोकरों में डालते वक्त मुंशी करीम बख्श की बहन और उसकी बीवी के मुंह में पानी भरा था, मगर वो दोनों खामोश रहती। बड़े बड़े रस भरे खूबसूरत आमों का ढेर देखकर जब इनमें से कोई ये कहे बगैर न रह सकती, क्या हर्ज है अगर इस टोकरे में से 2 आम निकल आए तो मुंशी करीम बख्श से ये जवाब मिलता, और आ जाएंगे, इतना बेताब होने की क्या जरूरत है। ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाती पर अपना काम करती रहती। जब मुंशी करीम बख्श के घर में आमों के टोकरे आते थे तो गली के सारे आदमियों को उसकी खबर लग जाती थी। अब्दुल्ला नीचा बंद का लड़का जो कबूतर पालने का शौकीन था, दूसरे रोज ही आ धमकता था और मुंशी करीम बख्श की बीबी से कहता था, खाला मैं घास लेने के लिए आया हूँ। कल खालूजान आमों पे 2 टोकरे लाए थे, इनमें से जितनी घास निकली हो मुझे दे दीजिए। हमसाई नूरा जिसने कई मुर्गियां पाल रखी थी उसी रोज शाम को मिलने आ जाती थी और इधर उधर की बातें करने के बाद कहा करती थी, पिछले बरस जो तुमने मुझे एक टोकरा दिया था बिन फुट दूध दिया है, आपकी भी एक टोकरा दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। दोनों टोकरे अब उनकी घास यूं चली जाती। हसरत मामूल इस दफा भी आमों के 2 टोकरे आए गले सड़े दाने अलग किए गए और जो अच्छे थे उनको मुंशी करीम बख्श ने अपनी निगरानी में गिनवा कर नए टोकरों में रखवाया। 12 बजे पहल ये काम खत्म हो गया। चनाचे दोनों टोकरे गुसल खाने में ठंडी जगह रख दिए गए ताकि आम खराब ना हो जाए। वो तरसे मुतमईन होकर दोपहर का खाना खाने के बाद मुंशी करीम बख्श
कमरे में चारपाई पर लेट गया। जून की आखिरी दिन थी। इस कदर गर्मी थी कि दीवारें तवे की तरह तप रही थीं। वो गर्मियों में आमतौर पर गुसलखाने के अंदर ठंडी फर्श पर चटाई बिछाकर लेटा करता था। यहाँ मोरी के रास्ते ठंडी ठंडी हवा भी आ जाती थी, लेकिन अब के इसमें दो बड़े बड़े डोकरे पड़े थे। उसको गर्म कमरे ही में जो बिल्कुल तन्नूर बना हुआ था। 6 बजे तक वक्त गुजारना था। हर साल गर्मियों के मौसम में जब आमोफी डूबे आते, उसे एक दिन आग के बिस्तर पर गुजारना पड़ता था, मगर वो इस तकलीफ को खंदाया पेशानी से बर्दाश्त कर लेता था। करीबन 5 घंटे तक छोटा सा पंखा बार बार पानी में तर करके झलता रहता। इंतहाई कोशिश करता कि नींद आ जाए, मगर एक पल के लिए भी उसे आराम नसीब न होता। जून की गर्मी और जिद्दी किस्म की मक्खियां इसे सोने देती हैं। आमा पर टोकरी गुसलखाने में रखवा कर जब वो गर्म कमरे में लेटा, तो पंखा चलते चलते एकदम उसका सर चकराया। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका सांस उखड़ रहा है और वो सारे का सारा गहराइयों में उतर रहा है। उस किस्म के द्वारा उसे कई बार पड़ चुके थे, इसलिए कि इसका तन कमजोर था, मगर ऐसा जबरदस्त दौरा पहले कभी नहीं पड़ा था। सांस लेने में उसको बड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। सांस बहुत जोर से चकराने लगा। घबरा कर इसने आवाज दी, फिर अपनी बीवी को बुलाया। यह बात सुनकर उसकी बीवी और बहन दोनों दौड़ी दौड़ी अंदर आए। दोनों जानती थी कि उसे इस किस्म के दौरे क्यों पड़ते हैं। फौरन ही उसकी बहन ने अब्दुल्ला नीचा बंद करके लड़की को बुलाया और उससे कहा कि डॉक्टर को बुला लाए ताकि वो ताकत की सुई लगा दे। लेकिन चंद मिनटों ही में मुंशी करीम बख्श की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इसका दिल डूबने लगा। बेकरारी इस कदर बढ़ गई कि वो चारपाई पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी बीवी और बहन ने ये देखकर शोर बर्पा कर दिया, जिसके बायस इसके पास कई आदमी जमा हो गए। बहुत कोशिश की गई उसकी हालत ठीक हो जाए, लेकिन कामयाबी नसीब न हुई। डॉक्टर बुलाने के लिए 3-4 आदमी दौड़ाए गए थे, लेकिन इससे पहले कि इनमें से कोई वापस आए, मुंशी करीम बख्श जिंदगी की आखिरी सांस लेने लगा। बड़ी मुश्किल से करवट बदलकर उसने अब्दुल्ला नीचा बंद को, जो इसके पास ही बैठा था, अपनी तरफ मुतवज्जा किया और डूबती हुई आवाज में कहा, तुम सब लोग बाहर चले जाओ, मैं अपनी बीवी से कुछ कहना चाहता हूं। सब लोग बाहर चले गए। उसकी बीवी और लड़की दोनों अंदर दाखिल हुई। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। मुंशी करीम बख्श ने इशारे से अपनी बीवी को पास बुलाया और कहा, दोनों टोकरी आज शाम ही डिप्टी साहब और छोटे जज साहब की कोठी पर जरूर पहुंच जाने चाहिए। पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। इधर उधर देखकर इसने बड़ी धीमे लहजे में कहा, देखो, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी मौत के बाद भी किसी को आमों का राज मालूम न हो। किसी से न कहना कि ये आम हम बाजार से खरीद कर लोगों को बेचते थे। कोई पूछे तो यही कहना कि दुनिया नगर में हमारे बाद ही। बस, और देखो, जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब और डिप्टी साहब को जरूर इत्तला भेज देना। चंद लम्हात के बाद मुंशी करीम बख्श मर गया। उसकी मौत से डिप्टी साहब और छोटे साहब को लोगों ने मुतला कर दिया, मगर दोनों चंद नागुज़ीर मजबूरियों के बायस जनाजे में शामिल ना हो सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी आम, लेखक सादत हसन मंटू। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।